हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच हम लोग जो लाए हैं आपके बोर्ड्स को इजी करने के लिए, उसमें क्लास 11 का एक नया चैप्टर जो कि सेंटर ऑफ मास हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास बहुत ही एक ईजी चैप्टर है और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख ले तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप लोग मुझे बोलना कमेंट करके। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास है क्या, उसका आइडिया देखेंगे क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे थोड़ा देखेंगे। उसके बाद उसको बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास है क्या सर? सेंटर ऑफ मास कोई भी अगर एक रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी मतलब मैं बोल रहा हूँ ये एक बॉडी है, सिर्फ स्क्वायर शेप होगा ऐसा नहीं, कोई भी टाइप का शेप। उधर अगर कोई ऐसा मतलब इधर भी मैं फोर्स दे सकता हूँ, इधर भी मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, इधर से भी मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, एंगल करके भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर मैं फोर्स अगर अप्लाई करूँ और तब मेरा बॉडी अगर लीनियर मोशन करे या ट्रांसलेशनल मोशन करे तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। मतलब ये वाला अगर मेरा कोई भी एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, यह अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, इधर में एक अगर फोर्स अप्लाई करूं, ये क्या करेगा बोलेगा तो ये करेगा हमारा स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या हो गया सर? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये हो गया कि सर कि एक ऐसा पॉइंट, कोई भी रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा मास उसका कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और उधर अगर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई करें वो बॉडी अंडरगो करता है ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन। समझे? तो मैं डेफिनेशन अगर लिखूं इसका, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए rigid body is a point upon which whole mass of the body is concentrated and on applying force on that point and on applying force on that point the body undergoes only translational motion, बॉडी अंडरगोस ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। मतलब कोई भी बॉडी हो तो ये मैं कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका अगर मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, इस पॉइंट का मास, इसका मास है m4, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट होगा। तो पर्टिकुलर कोई एक तो पॉइंट होगा जहां पर ये पूरा मास जो है, पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, वही पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। और इधर मैं अगर कोई फोर्स अप्लाई करूं, ये बॉडी में कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, बॉडी में सिर्फ लीनियर मोशन होगा। बॉडी में क्या होगा? सिर्फ लीनियर मोशन होगा। तो ये था सेंटर ऑफ मास का आइडिया। अभी सेंटर ऑफ मास सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका बहुत सारा क्या फॉर्मूलाज है, तो हम लोग एक एक करके फॉर्मूला स्टडी करेंगे। पहले हम लोग 1D केस का स्टडी करेंगे, फिर 2D केस का, फिर हम लोग 3D केस का देखेंगे, फिर हम लोग एक n डायमेंशनल पार्टिकल का देखेंगे। बात सुनकर डर लग रहा है लेकिन डरने का कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास का आइडिया क्लियर हो गया? क्लियर। तो फिर से मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर पूरा कोई भी रिजिड बॉडी मतलब जिसका एक कोई भी फिक्स्ड शेप होगा। फिक्स शेप मतलब ज्योमेट्रिकल शेप होने का जरूरत नहीं, लेकिन मतलब एक पर्टिकुलर शेप होगा और जिसका अंदर क्या होगा? मैटर या मास प्रेजेंट होगा। मतलब कोई भी लिक्विड का सेंटर ऑफ मास नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर अगर हेवी ऑब्जेक्ट का या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास और मैटर कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उसका ही एक रिजिड बॉडी हम लोग कहेंगे और उसी का सेंटर ऑफ मास होता है। तो कोई भी हमारा बॉडी रहेगा तो उसका जो पूरा जो मास रहेगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। और अगर उस पॉइंट में हम लोग फोर्स दे, बॉडी क्या मोशन अंडरगो करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब ये वाला जो पेन है,
ये मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ, ये वाला पेन का अगर मैं बात बोलूँ तो मैं अगर पेन को ऐसे रखूँ, मैं अगर इधर ठेलूँ पेन देखिए कर्व हो जा रहा है, अगर मैं इधर ठेलूँ कर्व हो जा रहा है, मतलब लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एकदम अगर मैं एकदम सेंटर में इसको फोर्स दूँ तो पेन मेरा आगे की तरफ जाएगा। तो मेरे इस सेंटर में एकदम फोर्स दूँ, पेन मेरा लीनियर मोशन में जाएगा, मेरा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ द पेन क्या है, ये पेन का सेंटर में क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। ऐसे हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है सर। सो अगर कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्ट रहे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर कोई भी मेरा एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसका अलग अलग पोजीशन और मास में, इस पॉइंट का मास है m1, पोजीशन है x1। यहाँ पर इस पॉइंट का मास है m2, पोजीशन है x2। यहाँ का पोजीशन मतलब मास है m3, पोजीशन है x3। यहाँ का मास है m4, पोजीशन है x4। यहाँ पर मास है m5, पोजीशन है x5। तो ऐसे करके अलग अलग पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर पर्टिकुलर मैं इस पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लूँ तो सेंटर ऑफ, ये तो 1D केस है, x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 चलता रहेगा बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। कब तक जाए जितना पार्टिकल्स है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ mi xi, कहाँ से समेशन होगा, i इक्वल्स टू 1 to n बाई समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ mi। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए n पार्टिकल सिस्टम, mi xi बाई समेशन ऑफ mi, ठीक है। अभी ये तो हुआ 1D केस, ये किसके लिए हुआ, 1D केस में ये वाला हुआ। अगर 2D केस 3D केस ऐसा रहा तब कैसे होगा। तो हमारा अगर मैं यहाँ पर ही इसी में अगर मैं 3D ग्राफ बना लूँ, मतलब ये मेरा अलग अलग एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एस एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर मेरा कोई भी एक पार्टिकल है तो इसका मेरा अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पोजीशन होगा, ऐसे करके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट होगा, m1 x1 y1 ऐसे करके होगा। तो जो भी अलग अलग कंपोनेंट होगा उसको मैं अगर एक साथ लिखूं तो मेरा जो फॉर्मूला आता है, जैसे एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आया, एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, मतलब समेशन ऑफ mi xi बाई समेशन ऑफ mi, जहाँ पर i क्या है 1 to n, i इज इक्वल्स टू 1 to n। ये था एक सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली वैसे ही हमारा y सेंटर ऑफ मास, सिमिलरली सेम प्रोसेस में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi yi बाई समेशन ऑफ mi, i इक्वल्स टू 1 to n, दैट इज y सेंटर ऑफ मास, दैट इज y सेंटर ऑफ मास हमारा ये वाला आ गया। और सिमिलरली मेरा z सेंटर ऑफ मास मतलब z एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब z कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सिमिलरली z सेंटर ऑफ मास हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi zi बाई i इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ mi। ये मेरा आ गया z सेंटर ऑफ मास, समझे। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग केस का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अभी अगर बोलेंगे सर हमने वेक्टर में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला हमने वेक्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो मैं पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में क्या नहीं लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली आप लोग ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो मैं अगर बोलूँ r सेंटर ऑफ मास मतलब एक साथ पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में, तो ये क्या होगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi ri बाई समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ mi। आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वेरी गुड।
अभी कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ, एक इजी क्वेश्चन शुरू करता हूँ, बोलेंगे सर और क्या फॉर्मूला नहीं है, और इजी फार्मूला नहीं है। हाँ, ये तो फार्मूला इजी है, और भी हमारा इंटीग्रेशन का भी एक फार्मूला है, वो भी हम लोग करेंगे। पहले मैं इस फार्मूला से कुछ प्रॉब्लम आपको कराता हूँ। इंटीग्रेशन का फार्मूला भी हम लोग करेंगे। सो सबसे तो कौन सा जब केस में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है वो भी हम लोग बोल देंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फार्मूला हमने बना यूज़ कैसे करेंगे, पहले सारा कॉन्सेप्ट को देखिए कि कैसे हम लोग इस फार्मूलास को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं एक दूँ आपको क्वेश्चन, द masses of two objects are 2 kg and 4 kg and are located at a distance of 2 centimeter and 3 centimeter from the x axis. Calculate the center of mass. तो सिस्टम को सेंटर ऑफ मास, दोनों मास बोल दिया है। मास क्या क्या बोला है, m1 बोला है 2 kg और m2 बोला है क्या, क्वेश्चन में दिया है 4 kg, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस क्या बोला है, x एक्सिस से है, तो x1 क्या है, x1 है 2 सेंटीमीटर और x2 क्या है, x2 है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर और x2 है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास निकलेगा m1 x1 प्लस m2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x सेंटर ऑफ मास, या मैं x c भी लिख सकता हूँ, किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। दोनों है तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। सो m1 x1 क्या होगा, m1 है 2, x1 है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस m2 क्या है 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 4 बाई 2 प्लस 4, तो क्या होगा 4 प्लस 12 बाई 4 प्लस 2 क्या होता है 6 होता है, तो 16 बाई 6 दैट इज 8 बाई 3। तो 8 बाई 3 इसको मैं इस फॉर्म में भी रख सकता हूँ, या 3 टू द 6 डेसिमल 2.67 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, तो सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा 2.67 सेंटीमीटर। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इतना डिस्टेंस कहाँ से होगा, तो सेंटर ऑफ मास इज दैट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, और भी बहुत टाइप का क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से आता है। तो ये टाइप का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद दूसरा एक टाइप का अगर क्वेश्चन हम लोग करें, देख लेते हैं। अलग अलग केसेस हम लोग स्टडी करेंगे, फिर वहाँ से देखेंगे क्या क्या उसका सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोग निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए या किसी में भी कुछ डाउट होता है, आप लोग कमेंट करना, मैं उसको फिर से आप लोग को समझा दूंगा। एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पड़ता है कि ये 2D एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस, इस तरफ है x एक्सिस। तो यहाँ पर मेरा एक ट्राइंगल दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है जिसका हर एक का साइड है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर भी दे सकता है, मैं 1 सेंटीमीटर के साथ जा रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो OAB ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, और बोल दिया है यहाँ पर 3 तो मास है, यहाँ पर 3 तो मास है, तो इसका मास बोल दिया है, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg। तो 1 kg 2 kg ये मेरा ओरिजिन है, ये है 1 kg, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 1 kg 2 kg 3 kg। तो मुझे इस पूरा सिस्टम का क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो समझे हर एक साइड है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और मुझे ये पूरा सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के लिए मुझे हर एक पॉइंट का पोजीशन चाहिए। तो ये वाला ओरिजिन का तो पोजीशन है 0,0, और ये यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, एक्स एक्सिस में है, तो इसका पोजीशन हो गया 1,0। क्योंकि ये 1 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो b का, लेकिन a का कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे। इसको अगर मैं बीच से अगर देखूँ, तो इसको अगर एक नाम दे दूँ d, तो OA क्या है 1 सेंटीमीटर, OD क्या है 1/2 सेंटीमीटर। ये पूरा तो 1 है, तो 1/2। तो मेरा OA क्या होगा, OA क्या होगा √of पाइथागोरस थ्योरम OA² माइनस OD²। तो OA² क्या है 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर,
दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4 दैट इज √3/2 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया √3/2 सेंटीमीटर। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा, देखिए क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर डी का पोजीशन क्या है 0.5, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, डी का पोजीशन, मैं डी का पोजीशन बोल रहा हूँ क्योंकि हाफ है। तो ये वाला क्या होगा 1/2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये जो मेरा उठा है ये है √3/2। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, अरे देखिए ना ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ क्या है √3/2 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्या हो जाएगा √3/2। पोजीशन समझे, ऐसे समझे कैसे मैं कर रहा हूँ, पोजीशन समझिए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1/2, √3/2। बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0, और सी ओ का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। अभी तीनों मासेस क्या दिया है, देखिए तीनों मासेस m1 दिया है 1 kg, यहाँ पर 1 kg है, m2 दिया है क्या 2 kg, और m3 दिया है 3 kg, तीन तो मासेस दिया है। तो मेरा अभी x1 और y1 दो कोऑर्डिनेट है, तो मैं एक, क्योंकि x y देखिए 2D प्लेन है तो दो सेंटर ऑफ मास निकलेगा x, y। तो मैं अगर पहले एक सेंटर ऑफ मास निकालूँ तो क्या फॉर्मूला होगा, तीन तो पॉइंट है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सो m1 क्या है, m1 है 1 kg, x1 क्या है 0 क्योंकि 0 कोऑर्डिनेट है, तो 1 × 0 प्लस m2 क्या है, m2 है 2 kg, x2 क्या है, x2 है देखिए 1/2, ठीक है, प्लस m3 क्या है 3 kg, और x3 क्या है देखिए वो देखिए 1 है 1, 0, m1 प्लस m2 प्लस m3 तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 कट गया 3 × 1, तो मेरा अल्टीमेटली आ रहा है यहाँ पर 1 प्लस 3 4/3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 दैट इज 2/3 आ रहा है, यहाँ पर मेरा 2/3 आया। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 क्या है 1 kg, y1 क्या है 0, 0 मतलब 0, m2 क्या है देखिए 2 kg है, y2 क्या है ये वाला, so दैट इज √3/2 प्लस m3 क्या है, m3 है 3 kg, और y3 क्या है ये 0 है, y3 x, y होता है 0, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 कट गया, तो क्या आ रहा है √3/6, तो ये आ रहा है हमारा फाइनल आंसर। तो एक आ गया 2/3, तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर मैं तो फिर इधर लिख रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास, ऐसा करके हम लोग आंसर लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2/3, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया √3/6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है, 1 का जगह 5, 10, 15, 20 कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं जिस प्रोसेस में करवाया उस प्रोसेस को समझे कैसे मैं कर रहा हूँ, प्रोसेस समझ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल खुद से कर पाएंगे। तो दो टाइप का प्रॉब्लम कराया आप लोगों को। अब ये कोई थर्ड टाइप का क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन। सो देख लेते हैं, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग सबको एक साथ कवर करेंगे। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं बोला, जो भी हो रहा है आप लोगों का बेसिक जो फॉर्मूला है उसी से हो रहा है। क्वेश्चन 3, अगर दो पोजीशन आपको बोला है, टू मासेस 1 kg and 3 kg have position vectors r1 equals to 2i cap plus j cap minus k cap and r2 equals to 5i cap minus 3j cap plus 2k cap। तो ये दिया है दो मासेस है, जो उनका हमारा पोजीशन वेक्टर दिया है। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास, वही क्वेश्चन फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जब भी सेंटर ऑफ मास बोलेगा तो ये r1 r2 है, मतलब ये हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में है।
तो हम डायरेक्ट आर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2। कुछ भी डरने का बात नहीं है, वेक्टर से वेक्टर। आप बोलेंगे वेक्टर है तो सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई। तो m1 का है 1 kg, r1 क्या है 2i प्लस j माइनस के, प्लस m2 क्या है, m2 है 3 kg, r2 क्या है 5i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 3। तो दैट इज क्या हो जाएगा, इधर 2i प्लस j माइनस k प्लस 15i माइनस 9j प्लस 6k बाई 4। तो क्या हो जाएगा 2 और 15 दैट इज 17i, j करने से कितना आएगा प्लस j, तो माइनस 8j प्लस 5k बाई 4। तो r सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। दो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा आ चुका है। तो ऐसे करके हम लोग अगर कहीं पर क्वेश्चन में हमारा ऐसा करके पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में दिया है तो अभी भी हम लोग सेंटर ऑफ मास ऐसा करके निकाल पाएंगे। तो 3 टाइप का क्वेश्चन आप लोग का करा दिया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, आप लोग को सिस्टम दे देगा उसी से आप लोग कर पाएंगे। अभी और एक तो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का, जो आपके साथ मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। सो नॉर्मली हम लोग सेंटर ऑफ मास कौन से फॉर्मूला में निकाल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जो अभी तक सेंटर ऑफ मास निकाले, अभी तक जो हमने सेंटर ऑफ मास निकाले हम लोग, तो उसका फॉर्मूला है mi(xi) बाई समेशन ऑफ mi। ये हम लोग नॉर्मल फार्मूला से हम लोग निकाले। इसके अलावा और एक फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, वो है इंटीग्रेशन का फार्मूला, इट इज x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब भी है जोड़ना, समेशन का मतलब भी है जोड़ना, दोनों का मतलब भी है समेशन। लेकिन इसको हम लोग कब यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर हमारा जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हम लोग पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर दिया रहे हैं तब तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। ये करेंगे फॉर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, फॉर एनी केस और सिमेट्री। और ये यूज होगा फॉर पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप्स। अभी एक्सेप्शन भी है, सब कुछ है। दोनों फार्मूला ही हम लोग बेसिकली, अगर आप लोग करते करते आपका एक्सपीरियंस हो जाए, दोनों फार्मूला को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह, दोनों फार्मूला को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द मोर प्रैक्टिकल फार्मूला, इस फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उसके लिए हमें पूरा सिचुएशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब मैं एक एक रॉड का, फिर हमारा एक सेमी सर्कल का, फिर अलग अलग चीज़ों का मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, जब कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे निकाल रहा हूँ, तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सेकंड फार्मूला यूज़ में आता है। आज आप लोगों को इस फार्मूला से एक तो मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। तो दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो अगर उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा बोलिए तो, मतलब जनरल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मास के साथ कैसा रिलेशन है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, हमारा जो अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि हमारा मास वेरी कर रहा है इस रेशियो में। हमारा जो मास है वो कुछ मतलब हमारा जो, मैं स्मॉल एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। तो हमारा जो dm है वो कुछ x² dx इस फॉर्म में मेरा वेरी कर रहा है। तो यहाँ से मुझे सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। तो कैसे करेंगे, हमें x क्या पता है, x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो x तो मेरा वैसे रहेगा, dm का जगह क्या बैठ जाएगा, x² dx बाई x² dx। तो ऐसा बैठ जाएगा, तो ऊपर होगा x³ dx, नीचे होगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक बेसिक मैंने अपना मन से दे दिया, लेकिन सिर्फ इतना सिंपल नहीं आएगा, अलग अलग टाइप का आएगा, वो मैं जब कराऊंगा तब समझेंगे। तो मैं ये फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट मेरा वीडियो इसी के ऊपर आएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो कराऊँ फॉलो कीजिए, सब कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद सेंटर ऑफ मास तो समझे, तो सेंटर ऑफ मास हमने
कैलकुलेट करना सीखा, उसको वेक्टर में कैसे यूज़ करते वो भी देखा। अभी सेंटर ऑफ मास को यूज़ करके हम लोग किसी भी पार्टिकल का क्या इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन है F इक्वल्स टू m ए, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग एस्टैब्लिश, ये तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक सेंटर ऑफ मास के लिए कैसे एस्टैब्लिश होगा, अगर कोई भी मेरा ऐसा करके कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, सोचिए F1, यहाँ पर एक तो फोर्स अप्लाई हो रहा है F2, यहाँ पर F3, अलग अलग करके फोर्स अप्लाई हो रहा है F4, अलग अलग डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। और तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा अगर पूरा पार्टिकल का पूरा जो मोशन हो रहा है, पूरा सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन है वो अगर हम लोग AC बोले, AC क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और M हम लोग बोल दें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रिजिड बॉडी। तो हम लोग M इंटू AC मतलब हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन थ्रू द सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसे करके हमारा समेशन चलता रहेगा। खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज, सॉरी। तो ऐसा करके हमारा चलता रहेगा, ठीक है। क्या हो रहा है गले में, ठीक है, छोड़िए, जो हो रहा है आप लोगों को पढ़ाना तो जरूरी है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसा करके चलता रहेगा। तो ये टोटल फोर्स, अगर टोटल फोर्स को हम लोग इसको करके लिख दे Ft या F टोटल, तो ये जो सिस्टम हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू सेंटर ऑफ मास। और यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा F टोटल बाई M। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F टोटल बाई M। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, सेकेंड मतलब एक्सेलरेशन का हमें नॉर्मल फार्मूला क्या पता है, A इक्वल्स टू dv/dt। यहाँ से हमें क्या मिलता है, d2r/dt2, ये नॉर्मली हमें पता है d2r/dt2। तो सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, d2r सेंटर ऑफ मास बाई dt2 इक्वल्स टू F टोटल बाई M, जहाँ पर RCOM क्या है, RCOM है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज द होल इक्वेशन ऑफ मोशन। और वहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ मास के साथ कैसे फोर्स रिलेटेड है वो भी हमने निकाल दिया। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जैसे होता है वैसे सेंटर ऑफ वेलोसिटी भी होता है। जैसे सेंटर ऑफ मास हमने ऐसे लिखा तो वैसे हम लोग सेंटर ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला है। जैसे आप लोगों को मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, कितना ईजी है। मतलब एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी का कोई मोशन कर रहा है तो अलग अलग जगह में अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रिजिड बॉडी है, ऐसा करें कोई भी रिजिड बॉडी है तो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर भी उतना वेलोसिटी होगा। ये मस्ट नहीं है, ये हमेशा मस्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो यहाँ का वेलोसिटी को मैं कंसिडर करूँगा तो उसका हम लोग एक सेंटर ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी क्या है सर, तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी का भी सर एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग भी सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। वो क्या है, सेंटर ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डॉट 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 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ वेलोसिटी। सेंटर ऑफ वेलोसिटी का भी इसी फॉर्मूला से हम यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो मतलब क्या बोलेगा क्वेश्चन, a particle of mass this has velocity this, mass this has velocity this, तो कैलकुलेट द सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट सिस्टम। तो इस फॉर्मूला में बिठाएगा आप लोग सेंटर ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो और एक चीज़, सेंटर ऑफ मास में हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था सेंटर ऑफ मास में। तो अलग अलग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप लोग को पता चला। तो मेन हमारा, फिर से मैं शॉर्ट बोल देता हूँ, मेन जो हमारा फॉर्मूला है, मेन जो हमारा फॉर्मूला है, हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसको यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करेंगे। ये भी फार्मूला सही है, समेशन ऑफ mi xi
बाय समेशन ऑफ एम आई। ये भी फॉर्मूला 100% करेक्ट है, लेकिन इसको करके हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। वो रॉड का निकालेंगे, एक सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे, कोन का निकालेंगे, अलग अलग चीज़ का हम लोग मतलब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो आप लोग को मैं समझाऊंगा। तो तब तक के लिए इससे पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी डाउट होता है मैं तो हूँ, आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।